नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद लांजी की अध्यक्ष बनी रहेंगी मीरा समरीते। भरी कुर्सी ने 526 मतों से हासिल की जीत। आम आदमी पार्टी और सीटों के बस ऑटो बंद का आह्वान पूरी तरह रहा बेअसर। सामान्य दिनों की तरह चलती रही बसें। जनपद कार्यालय के सामने जिला पंचायत सदस्य के पति और चांगोटोला सरपंच के पति में हुई हाथापाई। प्रधानमंत्री आवास की राशि को लेकर भिड़ गए 2 महिला जनप्रतिनिधि के पति। जिले में 740 किसानों को अब तक नहीं मिल पाई प्रोत्साहन राशि। जरा सी चूक से किसानों का पैसा गया दूसरों के खातों में। बैहर के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। और जन सुनवाई में सुनी गई जनता की समस्याएं। 124 आवेदनों पर हुई जन सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। लांजी में नगर परिषद की अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए हुए मतदान में भरी कुर्सी की जीत हुई है। वहीं खाली कुर्सी को मतदाताओं ने नकार दिया है। यहां भरी कुर्सी यानी अध्यक्ष पद पर काबिज श्रीमती मीरा समरीते ने 3538 मत प्राप्त कर 526 वोटों से जीत दर्ज कर अपनी कुर्सी कायम रखी है। आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर यह मतदान कराया गया था। वहीं आज 7 अगस्त को लांजी के महाविद्यालय भवन में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की गई, जिसमें भरी कुर्सी के पक्ष में 3538 और खाली कुर्सी के पक्ष में 3012 वोट पड़े। इस तरह श्रीमती समरीते अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी आशाराम मेश्राम द्वारा घोषणा की गई। अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए ये मतदान हुआ था। आज इसका मतगणना हुई। मतगणना में श्रीमती मीरा नानाजी समरीते द्वारा कुल 3538 मत प्राप्त किए, जबकि इनके विरोध में 3012 मत प्राप्त। इस प्रकार से उन्होंने आधे से अधिक मत है प्राप्त किए हैं, इसलिए वह अपने पद पर यथावत बनी रहेगी। वहीं श्रीमती समरीते की जीत पर विजयी जुलूस भी निकाला गया। इसके बाद शाम 4 बजे बस स्टैंड के सभा मंच पर एक सभा भी हुई। इस सभा को पूर्व विधायक किशोर समरीते, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीरा समरीते सहित अनेक लोगों द्वारा संबोधित किया गया। मैं इसके बारे में सिर्फ जनता को जनता की अगर जनता ने ही जिताई होती तो जनता ने मेरा बहुत सहयोग, बहुत साथ पर मेरा मान सम्मान। जीत के बाद मेरे हौसले और बुलंद हो गए। मेरे को जो काम नहीं करना था वो भी काम मैं यहाँ कर। आगामी आप करारा जवाब काम कैसा होता है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त थे आप? वैसे मेरे को जनता पर विश्वास था कि जनता फिर से मुझे कुर्सी पे बैठेगी। मेरा पूरा विश्वास है। क्या मानते हैं, विकास कार्यों से करारा जवाब देंगे विपक्षी? विकास कार्य से और जनता भी देगी करारा, जनता देगी, विकास कार्यों से भी करारा।
लांछन लगाए, कई प्रकार के आरोप लगाए। उनको जवाब देना मेरा चिन्ह में भी भ्रमित किया गया। इधर लांजी में जीत हासिल करने पर वारासिवनी में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। यहां बीएसपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और रैली निकाली। तूने सोई कौन जगाई, मायावती जी संघर्ष करो, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो लांजी का चुनाव है खाली कुर्सी और भरी कुर्सी के रूप में हुआ है, उसमें बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है मीरा नानाजी समरीते, वो भारी वोटों से जीती है। 935 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के पार्षदों ने और निर्दलीय पार्षद और भाजपा के पार्षदों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाया था और ये चुनाव जो 3 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, जो आज परिणाम आया है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आया है। इसे नगर की ओर से सभी हमारे जो कार्यकर्ता साथी खुशी मना रहे हैं। बाइक रैली निकलेगी और जगह जगह आतिशबाजी। क्या लग रहा है जैसे कि मतलब भरी कुर्सी खाली कुर्सी जो चुनाव हुआ था वहाँ बीएसपी के तौर पर वारासिवनी में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? वारासिवनी में ये प्रभाव पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ भारी वोटों से चुनाव जीतेगी। यहाँ के जो कार्यकर्ता है अपने आप में सक्षम है, लवरेज है, आत्मविश्वास से भरे। आम आदमी पार्टी और सीटू द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रव्यापी बस और ऑटो बंद का आह्वान किया गया था, जो पूरी तरह से बेअसर रहा। नगर मुख्यालय में रोज की तरह ही बसें और ऑटो चलते रहे। हालांकि अल सुबह चलने वाली बसें बंद रही, लेकिन पुलिस हस्तक्षेप के बाद फिर बसें शुरू हो गईं। बताया गया है कि बंद के आह्वान को लेकर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता सुबह नगर में निकले थे। इनमें से एक पदाधिकारी मोहम्मद नबी शेख को पुलिस ने पकड़कर कोतवाली में बैठा लिया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। वहीं दिन भर सामान्य दिनों की तरह बसें और ऑटो चलते रहे। राष्ट्रव्यापी आह्वान किया था बंद का ऑटो और बस। जैसा कि राष्ट्रव्यापी आह्वान हमारा नहीं था, हमारा आह्वान था बालाघाट ऑटो यूनियन का, जो ऑटो यूनियन के हमारे जिला मोहम्मद नकी शेख जो हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ में, और जो ऑटो चालक हैं हमारे जिनके साथ में ज़्यादती हो रही है। डीजल और पेट्रोल के अनाप शनाप दाम बढ़ गए, जिसके कारण उनका जीना दुभर हो गया है। जो बिजनेस नहीं चल रहा है, ऊपर से घर परिवार उनका चलाना मुश्किल हो गया है। और जो संशोधन विधेयक केंद्र सरकार पास कर रही है उसमें ये सब सारी चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया था। इनकी समस्याओं को उसको लेकर के हम एक ज्ञापन सौंपेंगे। वो कार्यक्रम था, उसमें हमने मांग की थी कि यहाँ का जो ड्राइवर यूनियन है, हमारा तो ड्राइवर यूनियन नहीं है, हमारा ऑटो यूनियन है, हमने ड्राइवर यूनियन से मांग की थी कि आप सब लोग इस मांग को लेकर के सहयोग प्रदान करें। उसके लिए हमने इनको निवेदन दिया था, पॉम्पलेट भी दिया था और इनसे निवेदन किया था। वही निवेदन करने के लिए हमारे मोहम्मद नकी से गए थे सभी भाइयों के पास में, और उन्होंने बोला था कि ठीक है आपका समर्थन है। और हम आज ये कार्यक्रम होने के बाद में जो है ज्ञापन सौंपने जाएंगे। हमारे ऑटो यूनियन के जिला संयोजक मोहम्मद नकी शेख भी है और हमारे कार्यकर्ता भी वो आए हुए हैं ऑटो यूनियन के, सब लोग जाएंगे ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन बीच में जो है सुबह वो निवेदन करने के लिए गए थे, पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों ने, किसी ने शिकायत कर दिया, चाहे वो भाजपा का कौन बड़ा पदाधिकारी था जिसके पेट में दर्द हो रहा था हमारी इन मांगों से लेकर के। हम तो शांतिपूर्ण कार्यक्रम करते हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में शांतिपूर्ण काम करती है। आम जनता की आवाज़ उठाती है, हक की आवाज़ उठाती है। उस हक की आवाज़ को दबाने का एक घिनौना प्रयास किया गया था, जिनके कारण फिर हमने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में एक रैली निकाली गई, जो नगर का भ्रमण कर कमला नेहरू महिला मंडल के सभागृह पहुंची। यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इसमें पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव जोन प्रभारी डॉक्टर मुकेश जायसवाल, बालाघाट के लोकसभा प्रभारी अरविंद चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। देखिए, आज सिवनी जिले के कार्यकर्ताओं की सम्मेलन था और दूसरा जो कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें से हमने 65 सीटें मध्य प्रदेश में घोषित कर चुके हैं और आगामी 18 तारीख को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के प्रभारी गोपाल राय जी का जबलपुर आगमन हो रहा है साथ। इसके बाद आगामी सूची के लिए, जैसा कि हम हर ज़िले में प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं, उसी क्रम में बालाघाट में भी हमारे राष्ट्रीय नेता आएंगे और निश्चित ये दिखा रहे हैं, जो आज हमने ताकत दिखाई है बालाघाट के अंदर, ये सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। दूर दूर से जो साथी आए हैं, ये अपने पैसा लगा के आए हैं, ये खरीदे हुए लोग नहीं हैं। दूसरे दलों में जिस तरह से लोग पैसा दे के साथियों को बुलाते हैं, ये आम आदमी पार्टी का एक एक साथी ये तय कर रहा है कि 2018 में हमने संकल्प लिया है कि बदलेंगे मध्य प्रदेश। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए आज बालाघाट में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मैं सम्मिलित हुआ और आगामी 18 अगस्त को आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी जबलपुर आ रहे हैं, वहाँ से चौथी लिस्ट जारी होगी। पिछले वर्ष धान उपार्जन वाले किसानों को 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। साथ ही एक महासम्मेलन का आयोजन कर एक क्लिक से सभी किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि जमा किए जाने का दावा किया गया था। लेकिन जिले के ऐसे 740 किसान हैं जिन्हें अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 72,000 किसानों को कुल 58 करोड़ की राशि का भुगतान किसानों के खातों में किया जाना था, लेकिन वह प्रोत्साहन राशि 740 किसानों के खातों में ना जाकर किसी और के खाते में डाल दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अभी तक 740 किसानों के खाते में भी राशि जमा नहीं हुई, सर क्या मामला है? ये 740 कृषकों के संबंध में जो राशि का प्रेषण है वो उप संचालक कृषि के द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से करवाया गया था। उसमें अनन्य कारणों से वो NEFT जो फेल हुई है, रिटर्न हुई है, किंतु उनके पास में उन्होंने अभी उसका होमवर्क नहीं किया उनके UTR नंबर के आधार पे कि वो राशि रिटर्न होकर कौन से अकाउंट में जमा हुई है। इसके कारण जो किसान है वो प्रभावित है, अभी उनके खाते में राशि पहुँच नहीं पाई है। कल चूँकि ये उन्होंने हमको भी सूची दी है और मैंने भी उनसे अनुरोध किया कि इसका बैंकर्स को, ना बल्कि मुझे बल्कि लीड बैंक को भी UTR नंबर उपलब्ध कराएं ताकि वो ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सके और जहां पर राशि किसी गलत अकाउंट में पार्क हो गई है वहां से उसको रिवर्स करके दोबारा उन किसानों को खाते में भेजी जा सके। सर किस वजह से गलत ट्रांजैक्शन हो गया है? देखिए, ये मतलब गलत ट्रांजैक्शन होता है यदि IFSC कोड गलत डल गया, खाते में जो नाम डला है वो नाम में और हमारी सूची में मिसमैच हो गया, अकाउंट नंबर में कोई त्रुटि हो गई, तो अनन्य कारण से कुछ मिस्टेक होती, मिसमैच होता, तब ये रिवर्स होता है। तो वो रिवर्स हो गई है। ये बैंकिंग में ऐसा मतलब होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा होता है। लेकिन उसको उनके UTR को ट्रेस करके वो राशि कहाँ किस अकाउंट में चली गई है वहाँ से रिवर्स करके दोबारा उनके किसानों को खाते में जमा कराना, ये अभी प्रमुख मुद्दा है। तो उसके लिए हमारे स्तर पे भी कार्रवाई की जा रही है और उप संचालक कृषि मैंने उनसे कल ही अनुरोध किया कि मुझे UTR नंबर दें तो मैं भी देखने में मदद कर सकूँ। सर कितनी राशि? लगभग 10-10.5 लाख की राशि है। वहीं सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने बताया कि जिन किसानों के खातों में यह राशि नहीं पहुंची है, उनके खातों में यह राशि जल्द पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। शासन ने जो किसानों के फसलों पर जो प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी और जिसकी उद्घाटन कहना चाहिए हमारे बालाघाट वाराणसी से माननीय मुख्यमंत्री ने किया था, और ये कंप्यूटर से उनकी राशि उन्हें खातों में जमा की जानी चाहिए थी। और हुआ भी यही कि लगभग एक बटन दबाने के साथ ही जो प्रोत्साहन की राशि धान के किसानों को मिलनी थी उन्हें खातों में गई। वास्तविकता होता ऐसा है कि उन्हीं किसानों को इस प्रोत्साहन राशि का लाभ मिला है जो समिति से माध्यम से जिनने अपनी धान की बिक्री की है, और उनकी बिक्री का भुगतान हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखाओं से किया जाता है। उन सभी हितग्राही किसानों के खाते हमारे शाखाओं में हैं। हमसे जो सूची मांगी गई थी
कृषि विभाग के द्वारा हितग्राही किसानों की DMR खाते की, वो हमने सूची जो दिए थे उसमें उनके खातों के नंबर और उस ब्रांच का कोड भी हमने साथ में इंसिस्ट किया था। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं उस कोड की उपेक्षा की गई। यही कारण रहा कि अभी भी लगभग 600-700 किसानों का राशि उनके खातों में नहीं पहुंच पाई है। हालांकि लगातार प्रशासन भी सक्रिय है, हम लोग भी अपनी बात को बार बार सूचियों के माध्यम से कृषि विभाग को इस बात से अवलोकित करा रहे हैं और बहुत जल्द मैं समझ रहा हूँ कि वो बिंदु ट्रेस आउट हो गया है और बहुत जल्द समझता हूँ कि उन किसानों की राशि उनके खातों में हमारे शाखाओं के माध्यम से पहुँच जाएगी। वर्ष 2017 में सहकारी बैंक से संबंधित विभिन्न समितियों के 69,795 किसानों ने खरीफ फसल का बीमा करवाया था, जिसकी प्रीमियम राशि के रूप में लगभग 5 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। वर्ष 2017 में फसल खराब होने पर 39,200 किसानों की फसल बीमा क्षतिपूर्ति की राशि जिला सहकारी बैंक को प्राप्त हो चुकी है। फसल बीमा की राशि किसानों के खातों में नहीं पहुंची। एक बहुत अहम कदम था जिसकी सुपरविज़न करके, पर्यवेक्षण करके और पूरे डाटा रिपोर्ट जमा करने के बाद पूरे प्रदेश में 5300 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा के रूप में आवंटित की गई थी। और बालाघाट में इस बारे में लगभग 50 से 58 करोड़ तक की राशि के आवंटन की सूचनाएं थीं और ये भी था कि लगभग जुलाई माह में राशि उनके खातों में पहुंच जाएगी। कल मैंने माननीय कृषि मंत्री गौरीशंकर जी से विशेष इस बात का उल्लेख किया कि अभी भी बालाघाट किसानों को खातों में राशि नहीं पहुँच पाई है। उन्होंने कल ही इस बारे में चर्चा की और भोपाल स्तर पर उन्होंने अपने प्रयास करके आज मेल के द्वारा हमारे अभी जो जानकारी आई है उसमें लगभग बालाघाट के हमारे 39,206 किसानों को और लगभग 49 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि के आवंटन की सूचना हमें प्राप्त हो गई है। मेल से उनको लिस्ट को निकाला जा रहा है और बहुत शीघ्र हमारे बालाघाट जिले के किसानों को उनकी फसल नुकसानी की प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि उन्हें खातों में समायोजित की जाएगी। किस तहत दिया जा रहा है? किस तहत दिया जाएगा? वर्ष 17 किस योजना के तहत दिया जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जब भी हम कोई लोन लेते हैं, कृषि ऋण जब देते हैं तो उसका हमारा एक बीमा होता है। इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा के रूप में वो हमारे सभी किसानों को बीमा से जोड़ा गया था। बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल द्वारा 49.73 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान जल्द ही किसानों के खातों में पहुंचा दिए जाने की बात कही गई है। इस वर्ष खरीफ वर्ष 2017 की फसल बीमा की दावा राशि आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के खाते में किसानों को भुगतान करने हेतु प्राप्त हुई है। खरीफ मौसम 2017 में कुल बालाघाट जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबंधित समितियों के 69,795 किसानों का फसल बीमा किया गया था। लगभग 252 करोड़ का बीमा धन था। इसके हेतु 5 करोड़ की प्रीमियम की राशि भुगतान की गई थी, जिसके विरुद्ध 39,200 किसानों का बीमा फसल बीमा की क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हुई है 49.73 करोड़। ये किसानों के खाते में बहुत जल्दी ही जमा करा दी जाएगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभा कक्ष में मंगलवार को बैंक संचालन मंडल की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक संचालक मंडल ने बैंक द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। साथ ही बैंक परिसर में चल रहे नवीन भवन का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाकर जल्द ही भवन निर्माण कराने की बात कही। ये ब्रांच इधर से आयोजित इस बैठक में बैंक से संबंधित अन्य 5 शाखाओं में भी भवन निर्माण कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। बैंक के हमारे आज के संचालक मंडल की बैठक 9 बिंदुओं को लेकर 8 बिंदुओं को लेकर थी। मुख्य रूप से हमारे जो नया भवन निर्माण सहकार भवन का जो निर्माण चल रहा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण मतलब संशोधन करने थे कि भविष्य में उसमें जो हमारे रूफिंग होना है, उसमें जो लाइटिंग कनेक्शंस होने हैं, पार्टीशंस होने हैं, सब पे चर्चा करनी थी, क्योंकि DPR में इसमें
ये सब DPR में स्पष्ट रूप से नहीं था। तो उस संदर्भ में चर्चा करके आज हमने उन सभी पे विस्तृत चर्चा करके हमने आज निर्णय लिया है कि हमारा जो आर्किटेक्ट हैं DPR में सभी को स्पष्ट रूप से जोड़ते हुए इस निर्माण कार्य को एक ऐसा रूप दे कि भविष्य में हमको बन जाने के बाद फिर तोड़फोड़ की आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण हमारे विषय से परिलक्षित आज बैंक के माननीय संचालक मंडल की बैठक बैंक में जो निर्माणाधीन कार्य हैं, प्रधान कार्यालय में एक भवन निर्माणाधीन है, साथ ही साथ अन्य 5 लोकेशन पे भी शाखाओं के भवन का निर्माण कराया जाना है। इस निर्माण कार्यों के संबंध में आज की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। उसमें निर्णय लिया गया है और उसकी DPR वगैरह एवं आवश्यक जो कार्रवाई वो शीघ्र कराकर और निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना है। सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक मंगलवार को नए राम मंदिर में आयोजित की गई। इस बैठक में 20 अगस्त को सावन मास के अंतिम सोमवार पर रुद्राभिषेक अनुष्ठान को लेकर चर्चा की गई। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में तय किया गया कि 20 अगस्त को कालीपुतली चौक के पास स्थित सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में स्थित शिवलिंग का रुद्राभिषेक अनुष्ठान किया जाएगा। आज प्रमुख रूप से जो यहाँ पर भगवान राम के मंदिर में जो सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया है, उसके 2 बिंदु प्रमुख रूप से हैं जिस पे विचार विमर्श करके उसकी तैयारियों के सिलसिले में आज बैठक आयोजित की गई है। पहला, सावन के चौथे सोमवार यानी 20 अगस्त को रुद्राभिषेक संपूर्ण सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा वहाँ कालीपुतली हनुमान मंदिर में आयोजित किया जाएगा। उसकी व्यापक रूप से तैयारियों के सिलसिले में यहाँ ये बैठक आयोजित की गई है। दूसरा, 15 अगस्त के दिन समस्त विकलांग भाइयों एवं बुजुर्गों का सम्मान, जो हमारे वृद्धजन हैं, जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, जिनको कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों ने जिनको छोड़ा हुआ है या उनका ध्यान नहीं दे रहे, उनको संपूर्ण ब्राह्मण समाज द्वारा उनको सबको भोजन और उनको सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 1:30 बजे सारे लोगों का भोजन वहीं बनेगा और भोजन सबके साथ विकलांग भाइयों के साथ और वृद्धजनों को भोजन कराते हुए संपूर्ण समाज के लोग उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे 15 अगस्त को। और इस कार्यक्रम में हमारे ज़िले के राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग भी तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। साथ ही जिला कबड्डी संघ जनपद पंचायत बालाघाट के परिसर में मंगलवार की दोपहर जिला पंचायत सदस्य के पति राधेलाल मरसकोले और ग्राम पंचायत चांगो टोला की सरपंच के पति सुनील वैद्य के बीच विवाद के बाद हाथापाई हो गई। यह विवाद मुख्यमंत्री आवास निर्माण की राशि के लेन देन को लेकर हुई है। हाथापाई के दौरान यहां काफी भीड़ लग गई और वहां उपस्थित लोगों द्वारा दोनों को अलग अलग किया गया। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य के पति राधेलाल मरसकोले ने बताया कि उनके द्वारा वैद्य परिवार के जुड़े सदस्यों का मकान बनाया गया था, लेकिन उनकी काफी राशि का भुगतान बाकी रह गया था। उसी राशि की बात करने पर सुनील वैद्य ने उनसे अभद्र व्यवहार किया, जिस पर विवाद की स्थिति बनी है। वहीं चांगोटोला सरपंच के पति सुनील वैद्य ने बताया कि उनके परिवार पर कोई राशि बकाया नहीं है। श्री वैद्य ने बताया कि राधेलाल मरसकोले द्वारा की गई मारपीट से उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। इधर बाद में श्री वैद्य द्वारा कोतवाली पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वाचस्पति मिश्रा की अदालत ने गबन के मामले में लांजी क्षेत्र के ग्राम रामपुरा के तत्कालीन सरपंच रूपचंद आसरकर और सचिव रूपचंद धारने को 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों ने वर्ष 2008 से 2010 के बीच स्कूल के अतिरिक्त कक्ष निर्माण की राशि 7,57,000 रुपए में से राशि का गबन कर लिया था। आगामी 11 अगस्त को वैद्य लॉन में वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को अग्रसेन भवन में एक बैठक हुई। इस बैठक में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। इतना बड़ा समाज आपके बीच में है, तो आप इनको जोड़िए। युवाओं से सबसे अधिक कहना चाहूँगा, इतने सारे युवा अगर जुड़ जाएंगे तो किसी को भी अगर कोई परेशानी होती है, एक फ़ोन में हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे कम से कम 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मात्र आधा घंटे के अंदर बंदूक पर हाथापाई कर दिया था। तो मात्र रात को घटना घटी और सुबह में एसपी के बाद 2 कार्रवाई क्यों हुई?
वो अकेला था तो उसका सट से मार दी, जब अपन इकट्ठे हुए तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अपन यही सोचते रहते हैं ना कि भैया कौन चलेगा, कौन जाएगा, कौन आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, संगठन को समझे और अपनी शक्ति को बढ़ाएं, किसी और की नहीं, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। बालाघाट में आगामी 11 तारीख को वैश्य महासम्मेलन बालाघाट जिला इकाई के द्वारा एक संभागीय चिंतन शिविर और आजीवन वैश्य समाज के जो आजीवन सदस्य हैं, पुरुष एवं महिला, उनका सम्मेलन और एक वैश्य प्रतिभा सम्मान समारोह ऐसा आयोजन रखा जा रहा है। उसके कार्यक्रम में यह बैठक रखी गई है। उस कार्यक्रम में माननीय उमाशंकर जी गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वैश्य फेडरेशन, कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल से शासन, और उसकी अध्यक्षता करेंगे गोपाल अग्रवाल जी, विधायक गोंदिया। उसमें विशेष अतिथि के रूप में भी हमारे वैश्य लालचंद जी गुप्ता, भगवान दास जी अग्रवाल, विजय झांझरी जी, अनिल द्वारे जी और नरेश दिवाकर जी ऐसे लोग रहेंगे। कार्यक्रम जो किया जा रहा है, इसमें संभागीय चिंतन बैठक जो होगी वह सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगी। और जो हमारे आजीवन सदस्य हैं पूरे ज़िले में, बालाघाट ज़िले में, जो संभागीय बैठक होगी वह छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट की होगी, जिसमें छिंदवाड़ा से, सिवनी से और बालाघाट के पूरे जिले कार्यकारिणी की टीम बैठती है उसमें। और तहसील, छिंदवाड़ा की 12 तहसील, सिवनी की 9 तहसील और बालाघाट की 11 तहसील, तहसील इकाई के जो अध्यक्ष होते हैं और महामंत्री होते हैं वो बैठक में बैठते हैं। उनका उमाशंकर जी एक 1-to-1 बैठक में उनसे वैश्य समाज को कैसे एकत्रित किया जा रहा है और उसका संगठन को और कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर चिंतन करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आजीवन सदस्यों का सम्मेलन भी जो 2 बजे से होने जा रहा है, उसमें भी वैश्य समाज को हम कैसे एकत्रित करें, हम खुद को सक्षम बना के लिए हम समाज से कैसे जुड़ें। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 124 आवेदकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं जिला अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर उन समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की। वहीं जिला अधिकारियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवेदकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। मंगलवार को आयोजित इस जन सुनवाई में किरनापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए ऋण को माफ किए जाने की गुहार लगाई। साथ ही संबंधित बैंक कर्मियों पर ऋण की वसूली को लेकर मानसिक रूप से परेशान करने और धमकियां देने का आरोप लगाया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्राम बगड़मारा के ग्रामीणों ने बताया कि बैंक वाले ऋण वसूली के लिए उनके घर में ताला लगाने की धमकी दे रहे हैं। सर, आज बहुत सारे ग्रामीणों को लेकर के आप आए हैं जी, क्या मांग को लेकर के आए हैं? ये हमारी मांग ये है साहब, मुख्यमंत्री योजना से हमने आवास प्लाट के मकान बनवाए हैं, उस कर्जा माफ़ होने की इस बाबत में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कर्जा माफ़ होना चाहिए। कब लिए थे आपने? ये 3 साल हो गया करीब हो रहा है। किसी को 3 साल हुआ, किसी को 2 साल। कैसी योजना थी ये? मुख्यमंत्री आवास योजना है। आवास योजना है मकान के लिए। हाँ। कितने लोगों ने? हमारे गांव से तो 20-25 लोग हैं। कितने गांव के? रजे गांव से भी 15-20 लोग हैं। बगल हमारे से 25 लोग, खारा से है। कौन से गाँव थे? अच्छा, ये बताइए क्या समस्या जा रही है अभी? समस्या वो किस्त पटाने के लिए समस्या जारी है। हमको भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं टाइम पर। कर्मचारी आते हैं तो क्या बोलते हैं बैंक वाले? पैसा चाहिए हमको, गाय बांधो, भैंस बांधो, है ताला लगाओ, ताला बंद कर देंगे, ये धमकी। वहीं धड़ी निवासी ग्रामीण देवेंद्र मेश्राम ने बताया कि उनका मकान का पट्टा शासन के पास जमा है, फिर भी ऋण वसूली को लेकर बैंक कर्मी उन्हें तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं। हम मुख्यमंत्री योजना के तहत जो 1,20,000 रुपये लोन दिया गया था उसे माफ कर, शासन से हमारा अनुरोध है कि हमको भी प्रधानमंत्री योजना के तहत हमारा लोन माफ किया जाए। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजना जो मुख्यमंत्री योजना के तहत ऐसा था कि 1,20,000 रुपये हितग्राही को दिया जाता था, उसमें 50,000 की सब्सिडी दी जाती थी। तो उस किस्त को पटाने में काफ़ी तकलीफ जा रही है। कैसे बैंक अधिकारी आते हैं और समय पे पैसा नहीं रहता, तो कई तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, जैसे गाय बेच, भैंस बेच, नहीं थी तेरी औकात तो क्यों लेकर गया, ये वो
जबकि हमारे पट्टी हमारा जो मकान का पट्टा है वो शासन के पास में मौजूद है। वो कभी भी चाहे तो उसको बेच के हमारा पैसा वसूल कर सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव की वजह से हमें काफ़ी तकलीफ है। कितने गांव के लोग आए? यहाँ पे करीब 15 से 20 गांव के लोग। नाम बताएं। रजेगांव, देवगांव, कोस्ते, परसवाड़ा, दिगोदा, बगड़मारा, रजेगांव, खारा, धड़ी, नेवरगांव, कोहका, छिनगांव, बोड़ंदा, मतलब पूरे किरनापुर तहसील की लगभग। जनसुनवाई के दौरान पक्की सड़क और बिजली की सुविधा देने की मांग को लेकर कोसमी वार्ड नंबर 11 के वार्ड वासियों ने अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पिछले कई सालों से उनकी मांग पूरी न होने की बात कही है। मोहन नाम है सर। कहाँ से आए आप? कोसमी से। अच्छा, क्या समस्या को लेकर के यहाँ पर आए? सर लाइट भी नहीं है और बरसात के समय बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, हम लोग को भी दिक्कत होती है। तो कौन से वार्ड की बात है? 11 नंबर वार्ड। तो क्या चाहते हैं आप लोग? तो हमको लाइट की व्यवस्था होना, हमें बिजली की व्यवस्था का होना, बिजली की ज़रूरत है। बहुत परेशानी जा रही है, बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से और हम लोगों को भी बहुत परेशानी जा रही है। अच्छा, बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है आप लोगों को अभी तक? बोल रहे हैं कि यानी कोई कारण से रुका हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? वहाँ 30 मकान है, 200-250 लोग रहते हैं। बाकी कुछ बनाने के हैं, कुछ बन गए हैं। 30 मकान है। तो खंबे आए कि नहीं आए? अभी नहीं आए हैं। बोल रहे थे कि 2 महीना भर में लग जाएगा, लेकिन 2 महीना होते आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अच्छा, ये बता, क्या बरसात के समय परेशानी होती है कि गर्मी में भी? गर्मी में भी होती है। क्या क्या परेशानी हो रही है अभी चलने में भी परेशानी जा रही है बहुत, यानी पानी भर चिखल विखल है और क्या है लाइट सब, यानी मच्छर वच्छर, यानी पानी पूरे गिर रहे हैं, उधर भरे हुए हैं, इसलिए बहुत परेशानी जा रही है। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ रहे हैं। क्या में पढ़ते हैं बच्चे लोग? यानी दिया जलाते हैं और टार्च। तो रिजल्ट कैसा है बच्चों का अभी वहाँ पे? तो बहुत ख़राब चल रहा है। बच्चे लोग यानी यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते, तो दिए से ही परेशान सर लोग भी, यानी वहाँ से आदेश आ रहा है, मास्टर लोग ये बोल रहे हैं कि बच्चों पे ध्यान दो। बच्चों पे क्या ध्यान देंगे? बिजली रहेगी। किस वजह से बच्चों का रिजल्ट बिगड़ रहा है? पढ़ाई की वजह से। पढ़ाई नहीं हो पा रही है या बिजली नहीं है? तो पढ़ाई करेंगे ना, लाइट नहीं रहेगी तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे? जनसुनवाई के दौरान फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली दिए जाने की मांग को लेकर खैरलांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कई गांवों में महज 5-6 घंटे बिजली देकर उसमें भी कटौती की बात कही। साथ ही 10 घंटे बिजली दिए जाने की मांग के साथ कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन अनशन किए जाने की चेतावनी दी है। कौशलनाथ तुरकर। कहाँ से आए आप? चिचोली। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पर आप लोग? हम लोग बिजली की समस्या को लेकर आए हैं। कैसी समस्या है बिजली? समस्या यही है कि हमारे अघोषित कटौती बिजली की जा रही है। शासन का कहना है कि किसानों की आय को दोगुनी करना है और सरकार हमारे साथ भेदपूर्ण व्यवहार कर रही है। हमारे समीपस्थ गाँवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है और हमको मात्र 10 घंटे के एवज में 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा पिछले वर्ष अगस्त में की गई थी। उसके बाद भी बिजली विभाग द्वारा किसी प्रकार का इसमें सुधार नहीं किया गया। इसीलिए हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के जन प्रकोष्ठ में आज आए हुए हैं समस्या को लेकर के। अच्छा, कौन सी तहसील का मामला ये खैरलांजी तहसील। अच्छा, ये बताइए तो क्या परेशानी आ रही है आप लोग? परेशानी यही जा रही है कि बिजली नहीं तो हम लोग किसान किस पे जीवन अपने व्यापन करेंगे? तो सिंचाई के साधन वगैरह? सिंचाई के साधन कोई ना तो नहर है, ना तालाब है, ना कुछ नहीं है। तो अभी रोपा लगाएंगे? लगा आपने? रोपा तो लग चुका है जी। मेरा नाम रामू जी हट्टेवार है। कहाँ से आए हैं आप? हम चिचोली से आए हैं। चिचोली से। अच्छा, बताइए कैसी क्या समस्या आ रही है अभी? समस्या बिजली की समस्या लेके आए सर। हम हमारे जैसा मान के चलो, जो क्षेत्र क्रमांक 15 का जो फीटर है वहाँ बिजली की समस्या है। जैसा मोहाड़ है, यानी चिचोली है, चिचू टेकाड़ी है, शंकर पिपरिया है, फुलचूर है, यहाँ फीटर अलग अलग हो चुके हैं। वो हमारे जो 3 गाँव 4 गाँव की जो फीटर है। कौन कौन से गाँव है? जैसा मान के चलो, टेकाड़ी है, चिचू टेकाड़ी, शंकर पिपरिया है, चिचोली है, फुलचूर है। इसमें बिजली केवल कम हमको 4 जैसा मान के चलो 8 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया था। 10 घंटे बिजली देने का प्रावधान था, वो हमें केवल 4 घंटे 6 घंटे बिजली मिल रही है। उसमें भी कटौती हो रही है। और हमने जो क्या बोलते हैं परावरा लगाया है, हमारे यहाँ कोई तालाब की सुविधा नहीं है और ना कोई नहर की सुविधा है। और हमारा जो लगा हुआ जो पौधा है या धान है वो मर रहा है
पानी नहीं आ रहा है, बिजली भी नहीं मिल रही है। इसके लिए हम अपनी समस्या को लेके यहाँ आए हैं। अच्छा, कितने किसान हैं जो जिससे बिजली से इसका लाभ मिलता है? कितने किसान होंगे? चारों गांव के सर, चारों गांव के किसान है। कहने का मतलब है 400 किसान लगभग। वहीं इस जनसुनवाई में आवासीय पट्टे की मांग को लेकर लामता से आए कई ग्रामीणों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने फॉरेस्ट विभाग और पंचायत पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों की अवैध पट्टे दिए जाने की बात कही। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मंजू उइके ने बताया कि एसडीएम द्वारा फॉरेस्ट की टीम के साथ गांव का सर्वे किया गया था। साथ ही उन्होंने सभी लोगों को पट्टे देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया है। समस्या ये है कि कई वर्षों से बेचारे गरीब आदिवासी बाकी दूसरे समाज के लोग भी स्थानीय वहाँ पे कम से कम 50 सालों से रह रहे हैं और मामला छोटा झाड़ का और बड़ा झाड़ का जंगल है ना। समस्या ये है कि बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको शासन का फायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन लोगों के पास पट्टा नहीं है ना। और उसी बीच में ये हुआ है कि कुछ लोगों के वहीं पे पट्टे बन चुके हैं और कुछ लोगों के नहीं हैं। तो ये नियम कानून सारे लोगों के लिए रहना चाहिए। अगर उनके पट्टे बने हैं तो सभी लोगों को मिलना चाहिए पट्टे, और नहीं दे रहे हैं पट्टे तो उनके भी निरस्त होना चाहिए। प्रशासन क्या कह रहा है आप लोगों से? प्रशासन आश्वासन भर दे रहा है कि बन जाएगा बन जाएगा। पिछले साल 7/3/2017 को भी सारी पब्लिक आई हुई थी और कलेक्टर साहब ने और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि 3-4 दिन बाद एसडीएम साहब गए भी थे, कार्रवाई भी हुई थी, आवेदन वगैरह भरवाया था उन्होंने। उसके बाद फिर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अड़ंगा किस बात का आ रहा है? अड़ंगा इस जनसुनवाई में सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर ग्राम बुदबुदा के एक विकलांग युवक ने अपना आवेदन पेश किया, जिसमें उसने अपने उच्च स्तरीय शिक्षा के दस्तावेज दिखाते हुए शासकीय नौकरी दिए जाने की मांग की। इस आवेदन पर भी उन्हें नौकरी ना मिलने पर उन्होंने मध्य प्रदेश के पूरे सिस्टम को ही खराब बताया। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम पुष्पेंद्र बिसेन है। कहाँ से आए सर? बुदबुदा से। सर, आज जनसुनवाई में आए थे, कैसे आना होता है? सर, जो कहना चाहिए सिस्टम जो है अपने एमपी का बहुत बेकार है। यहाँ पढ़े लिखे लोग बेरोजगार पड़े हैं और पैसा देके आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। किस सब्जेक्ट से किया है? मेरा सोशलॉजी से। सर, ये बताइए कि यहाँ किस मांग को लेकर के आए थे आप? सर, मुझे नौकरी चाहिए और जो ये भ्रष्टाचार है ये ख़त्म होना चाहिए। तो नौकरी क्या बोले साहब ने अभी तो? सर ने बोले नौकरी तो ऐसे मिलती नहीं, आपको प्रयास करना पड़ेगा, और मैंने प्रयास काफ़ी कर चुका हूँ। मेरे पास BA MA कंप्लीट है एंड कंप्यूटर PGDC कंप्लीट है। जनसुनवाई में ग्राम भरवेली की प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन बनाने वाली कुछ महिलाएं पहुंची, जहां उन्होंने 1 वर्ष से मानदेय न मिलने की बात कहते हुए मध्याह्न भोजन बनाने में अनेक प्रकार की दिक्कतें आने की जानकारी दी है। नागवंत सिंह। कहाँ रहते हैं आप? भरवेली में। कैसे आना बताओ? जी, वो हमारा रसोईया भाई हैं हम लोग प्राथमिक शाला भरवेली की। तो हमारा मानदेय आया नहीं है सितंबर 2017 से, अब 1 साल होने को आ गए हैं। तो कैसे फिर मध्याह्न भोजन कैसे बना रहे हैं आप लोग? अभी तो बहुत मुश्किल से बन रहा है। नहीं, फिर भी अच्छा, ये बताइए तो अभी क्या परेशानी आ रही है अभी आपको? परेशानी ये सर जी, ये रसोइयों का मानदेय नहीं मिला है। इनको यदि मानदेय नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बनाएंगे? यानी माह सितंबर 2017 से अब तक नहीं मिला है, तो लंबी अवधि होने की वजह से ये लोग कमर नहीं लगता। अभी कैसे मध्याह्न भोजन बना रहे हैं आप लोग? किराना उधारी ला लेते हैं और है तो आज नहीं कल पैसे मिलेगा आएगा करके इस उम्मीद से बना रहे हैं। तो क्या मांग करना चाहते हैं? कि जल्दी से पैसे डल जाएगा तो अभी आगे काम करने में अच्छा होगा। विशेष भोजन वगैरह आ गया है सामने। अच्छा, 15 अगस्त को जैसे विशेष भोजन बनाते हैं तो उसमें कैसे क्या? जनसुनवाई में ग्राम बगदरा से पहुंचे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य दिए जाने की मांग की। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जनपद सदस्य कृषि सभापति श्रीमती अनसुईया नकपुरे ने बताया कि उनके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मात्र 2-3 मकान ही बनाए गए हैं। गांव की समस्या को लेके आई थी मैं। जैसे PM आवास के जो अभियान चल रहा है शासन की योजना का, उसमें से मात्र हमारे बालाघाट ब्लॉक में ग्राम पंचायत बगदरा में मात्र 1 का लक्ष्य हुआ मिला है। पूरी जनता मेरे यहाँ आके परेशान हो गई, मैं भी परेशान हो गई। जिला पंचायत से शिकायत की, जनपद से शिकायत की, उसके बाद में मैं जिला कलेक्टर के पास। क्या मांग करना चाहते हो? मांग ये कि हमारे गांव में जो लक्ष्य आते हैं ST SC के, OBC के मात्र ST SC में 2 आए हैं और OBC में 1 आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसके लक्ष्य बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मैं जनता को
जो जनता की मांगे को लेकर यहाँ पहुँची हूँ, उसकी जो समस्या है इन लोगों की, उसकी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। मणिधारी जैन युवा मंडल द्वारा दादाबड़ी जैन मंदिर में 31 जाप किया जा रहा है। 4 अगस्त से शुरू यह 31 जाप 5 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान गुरुदेव की भक्ति की जाएगी। जाप कराता है हर साल। इस साल भी यह आयोजन किया जा रहा है जो 4 तारीख से चालू हुआ है और ये 5 तारीख तक के चलेगा 9वें महीने की। जो प्रतिदिन 6 लकी ड्रॉ निकाले जाते हैं और आखिरी दिन बम्पर पुरस्कार वितरण किया जाता है। सभी जैन धर्मावलंबियों से निवेदन है, अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जय जिनेन्द्र। वारासिवनी के करीब 1 दर्जन गांवों के किसानों ने मंगलवार को वारा स्थित विद्युत कार्यालय का घेराव किया। इस घेराव में कांग्रेस और भाजपा के नेता भी शामिल हुए। सभी ने किसानों को पर्याप्त बिजली दिए जाने की मांग की है। वहीं मुख्य अभियंता बीके द्विवेदी ने उच्च अधिकारियों से चर्चा कर 24 घंटे बिजली देने का आश्वासन दिया। साधन नहीं, हमारे पास कोई बड़ी नहर नहीं, हमारे पास कोई बड़ा तालाब नहीं, हमारे पास तो 2 से 6 बिजली हमको चाहिए नहीं। दिन में 12 से 4 मिलती है, तो उसमें भी बिजली लगा रहा हूँ। आप चर्चा करो, दौरा करो, देखो क्या वस्तुस्थिति। हवा में कोई बात नहीं कर रहा है। जो वस्तुस्थिति किसान परेशान है, हमको तकलीफ है कि अकर्मण्यता के कारण हो रहा है। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि 10 घंटे किसानों को बिजली देना है, 24 घंटे आपको डोमेस्टिक देना है। तो 10 घंटे किसानों को बिजली दे दी जाए। वार्निंग दिया बिजली दो, बिजली दो, मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बुदबुदा छूट गया, टोला छूट गया, उधर कटन छूट गया, हम तो 2.5 साल से हम तो हमारा ये कहने का है 1 महीने के लिए आप 1 महीने के लिए कंटिन्यू करें उसको, 24 घंटा बिजली दे 1 महीने के लिए। बाद में 1 साल तक आपका फिर से का काम हो जाएगा। देखिए बिजली की कमी नहीं है, मतलब सरकार पूरी बिजली दे रही है। बिजली की कमी है क्या? बिजली की जब कमी नहीं है, किसान जंगल में 2 बजे रात को सिंचाई करने कैसे जाएगा? कंटिन्यू 10 घंटा कंटिन्यू, और 10 घंटा अभी 8 से 6 करते 10 घंटा कंटिन्यू कर 10 घंटा। आपको 3 बार जो पहले आपने कौशल नाथ तुरकर। कहाँ से आए आप? हम लोग खैरलान जी तहसील से आए। कितने किसान आए लगभग? हम लोग 20 किसान आए। क्या समस्या है? हम समस्या लेके आए कि बिजली की समस्या। हमारे यहाँ की फीटर अलग हुआ है, जिसमें सरकार के नियम है कि आप उनको 10 घंटे बिजली देना। दिन प्रातः सुबह से 6 बजे से 12 बजे तक 6 घंटे और रात में 10 बजे से 2 बजे तक। लेकिन वो 6 घंटे की जगह 3 घंटे दिया जाता है और रात में लाइट ही नहीं दिया जाता, जिससे हम लोगों की फसलें नष्ट हो रही है। और शासन का कहना है कि किसान की आय को दोगुनी करना है। तो हम शासन से पूछना चाहते हैं कि आप किसान की आय को कैसे दोगुनी करेंगे, जब जिस कारण हम लोगों ने कुआं पंप ये स्थापित किया है, जिसके कारण हमारा जीवन यापन है, हमारा परिवार को चलाना है, वही समस्या सरकार पूरी नहीं कर रही है, बिजली कटौती कर रही है। तो हम लोगों ने उसमें क्या करना है? इसीलिए आज हम लोग कलेक्टर महोदय जन सुनवाई केंद्रों में भी गए थे, उसके बाद में यहाँ भी वारासिवनी में आके कनिष्ठ अभियंता को आवेदन किया है। और इसके बाद यदि 3 दिन तक हमारे को यदि 24 घंटे बिजली यदि किसानों को नहीं दी गई तो किसानों ही द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा,
जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन। बिजली पर्याप्त है, बावजूद इसके किसानों को नहीं दी जा रही है। बिजली पर्याप्त है, ठीक है, शासन की नीति में भेदभाव है, शासन की नीयत में भेदभाव है, और ये हमारे अधिकारी के हाथ पर बंधे रहते हैं, इनको सही निर्देश नहीं मिल पाता शासन का। शासन जहाँ नहीं वहाँ रेवड़ी बांट रही है, जहाँ जरूरत है वहाँ किसानों को सबसे बड़ी समस्या किसानों की। फीडर सेपरेशन का लाभ किसानों को नहीं मिलता। आप माइंस को अलग से लाइट दे रहे हैं, फीडर सेपरेशन करके आम जनता की 24 घंटा लाइट देने की व्यवस्था कर रहे हैं, किसानों को कहीं से लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। भगवान के भरोसे 4 घंटा मिल गया, 5 घंटा मिल गया, रात को 2 बजे लाइट दे रहे हैं, 2 बजे किसान कहाँ से मिलते? तो सरकार की नीति और नियत में उसमें भैया, अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होती, जैसे कि किसानों के द्वारा अभी चर्चा के दौरान ये बात आई है कि इससे कुछ दिन पूर्व भी यही बात कही थी, ऐसा ही आश्वासन दिया गया था एमपीबी के अधिकारियों के द्वारा। अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती तो कांग्रेस का क्या कदम रहेगा अगला? देखिए, किसानों के पास समय बहुत कम बचा है, 1-2 दिन में अगर इन्हें व्यवस्था नहीं की तो किसानों का आंदोलन देखो। आप स्वयं लोग आए, हमने किसी को बुलाया नहीं है। ये हो सकता है अगली बार आएंगे से 4 गुना ज़्यादा किसान आएंगे, और पिछले बार आपने देखा कि यहाँ कितना बड़ा तांडव हुआ था। तो आक्रोश देख चुके लोग यहाँ, ऐसा नहीं कि वाराणसी जनता ने जो आक्रोश दिखाया था पिछले बार बिजली कटौती के खिलाफ में, यहाँ एक भी दरवाजा खिड़की नहीं बचा था, एक भी अलमारी नहीं बची थी, एक भी कंप्यूटर नहीं बचा था, ये आक्रोश था। किसानों की समस्या थी, मैं किसानों के साथ यहाँ पर आया। मेरी डी साहब से निरंतर चर्चा हुई, डी साहब के साथ उच्च अधिकारियों से चर्चा हुई, इनकी सी और एसी लेवल पर चर्चा हुई, मेरी कृषि मंत्री से चर्चा हुई। चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकला, हुआ वास्तव में ये है कि सिर्रा, बोटेझरी, तामरामा, नांदगांव, यहाँ फीडर सेपरेशन का काम हो चुका है। आसपास में कोचुवाई है, बुदबुदा है, गुर्गी टोला है, कटंजरी है, यहाँ फीडर सेपरेशन का काम नहीं हुआ है। तो जहाँ फीडर सेपरेशन का काम हो चुका है वहाँ शासन के निर्देश के अनुसार किसानों को 3 फेज 10 घंटे बिजली देना है, ये ऐसा निर्देश है। हमने उनसे निवेदन किया अभी, और मंत्री से भी चर्चा हुई, उनके उच्च अधिकारी से चर्चा हुई। उन्होंने ये कहा, हमने निवेदन किया कि पूर्ववत स्थिति जैसे एक महीने से स्थिति बिगड़ी है, 1 महीने पहले 24 घंटे बिजली थी, तो डी साहब से भी ये चर्चा होती हुई। उन्होंने कहा कि अभी एक फीडर सेपरेशन का काम जब तक पूरा आसपास कंप्लीट नहीं हो जाता पूरे गांव में, तब तक एज इट इज जैसे पहले 24 घंटे बिजली मिलती थी वैसी 24 घंटे बिजली, क्योंकि उनको थोड़ा वहाँ पर अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने 12 बजे तक का समय लिया है। कल 12 बजे से 24 घंटे बिजली किसानों को, जब तक फीडर सेपरेशन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मिलेगी। अजीत की मेन समस्या ये है जो बोटेझरी, सिर्रा और बुदबुदा के किसान हैं, ये मुख्य समस्या है कि हमारे अगल बगल के गांव में 24 घंटे सप्लाई मिल रही है और हमें 10 घंटे सप्लाई मिल रही है। वास्तव में वहाँ की स्थिति हमने पता किया, वहाँ पर यही फीडर सेपरेशन का जो हमारा काम है वो पूरा नहीं हुआ है। फीडर सेपरेशन का काम जैसे ही हम पूरा हो जाएगा तो हम उसकी सप्लाई एक जैसा कर देंगे। अभी जो पूर्ववत व्यवस्था चल रही थी, अभी लगभग जैसे भैया ने बताया 1 महीने ने हमसे निवेदन किया, तो उसको हम पूरा मानते हुए उसको हम अभी 1 महीने के लिए लिए और काम करवा करके फिर काम करवाने के बाद में जैसी व्यवस्था सब गांव के लिए जैसी होगी वो करेंगे। कब तक ये काम पूरा हो जाएगा सर? हम कोशिश करेंगे इस महीने ये काम पूरा कर दें। लेकिन किसानों को दूसरी समस्या थी उनके 10 घंटे विद्युत सप्लाई की, कि हमें 10 घंटे लगातार विद्युत सप्लाई नहीं मिलती है। इसके लिए आज हमारे जबलपुर से भी हमारे उच्च अधिकारी आए हुए हैं, उनके सामने भी समस्या रखी गई है। तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए बिल्कुल 10 घंटे सप्लाई हमें देना है, और जो बिजली सप्लाई बंद होती थी जैसे सुबह की शिफ्ट 6 से 12 बजे तक, उस बीच में में आधे घंटे का 1 घंटे हमने मेंटेनेंस किया या किसी कारण से लाइन फॉल्ट हो गई तो उस सप्लाई को कंपनसेट नहीं किया जाता था। अब वो व्यवस्था उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि उसको कंपनसेट करना है। आधे घंटे 1 घंटे के लिए यदि बिजली बंद होती है, लाइन फॉल्ट होती है या मेंटेनेंस करते हैं तो उसको हम बाद में बढ़ा करके देंगे। किसानों का ये भी आरोप है आप पर कि इससे पहले भी किसान आए थे अपनी मांगों को लेकर, आपने आश्वासन दिया था, लेकिन बावजूद स्थिति अभी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। आप अपने आश्वासन में काम नहीं करते। नहीं, आश्वासन देखिए वो मैंने अपने स्तर से व्यवस्था बनाने की मैंने पूरा प्रयास किया था, लेकिन उस तरह से हमारे उच्च अधिकारियों से उस तरह से निर्देश नहीं मिल पा रहे थे मुझे। मैंने बहुत ज़्यादा मैंने लिखा पढ़ी किया, मैंने पेपर्स भेजे, वहाँ पर निवेदन किया तो नहीं मिल पा रहे थे। अभी मैंने निर्देश हमें प्राप्त हो गए हैं। हम देखिए कोई भी कार्य है उच्च अधिकारियों के बिना निर्देश अनुसार नहीं किया जा सकता, ये पॉलिसी मैटर रहता है। अभी उन्होंने निर्देश दे दिए हैं और इसको हम कंपनसेट करेंगे। लाइन फॉल्ट होगी या शटडाउन होगा, मेंटेनेंस होगा, उसको हम बाद में। वारासिवनी एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर जय हरण खेड़े ने माउंट सैफी पर्वत चोटी पर सफलता हासिल करने पर उनका मंगलवार को एसएसपी कॉलेज में सम्मान किया गया। बताया गया है कि जय हरण खेड़े पूरे देश के 22 कैडेट्स में से चुने गए थे और इस अभियान में वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एकमात्र कैडेट रहे।
ऊंचाई हासिल करके वापस आया है, तो उसको हमको श्रीमती पूनम राज शर्मा जी और स्वागत करता हूँ और एनसीसी कैडेट्स को निवेदन करता हूँ कि ऊंचाई जो है 6167 मीटर, ये ऊंचाई है, ये चोटी है। इस चोटी में लगभग 6,11 उसका पूरा नाम है। ये जो चढ़ रहे थे वो लोग ऊपर में, हमको देखने में सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पे। ये जय हरिन खेड़े खड़ा हुआ है, पीछे किसी शादी ने शूट किया है। ये कि वास्तव में आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप एनसीसी में और कर्नल साहब प्राइवेट स्कूल्स में और प्राइवेट कॉलेज में इसका व्यवस्था नहीं। ये सिर्फ शासकीय स्कूल्स में और शासकीय कॉलेजेस में। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से एक परिवर्तन है। जितना भी सेना में भर्ती निकलता है तो फॉर्म वही एक्सेप्ट होते हैं जिनका एनसीसी का प्रमाण पत्र होता है। और ये जो हमारा एनसीसी का कैडेट है, ऐसा अवसर मैंने भी अपनी 65 साल की उम्र में कर्नल साहब पहली बार देखा, पहली बार। और वास्तव में देखा जाए तो ये ग्लैमरस है, काफी देखने योग्य भी है, समझने योग्य भी है और करने योग्य भी है। बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त होता है। हम भी, मुझे भी अमरनाथ जाने का अवसर मिला 2002 में। आज एक्चुअल में हमारे महाविद्यालय के एनसीसी इकाई का छात्र कैडेट सीनियर अंडर अफसर जय हरिन खेड़े माउंट सैफी एक चोटी है, पर्वत श्रृंखला है। उस श्रृंखला में एक माउंट सैफी करके एक चोटी है, वहाँ पे वह चढ़ाई करके आया है, पर्वतारोहण करके आया है। उसकी कुल ऊंचाई जो है उस जगह की वो 6167 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए पहले तो बहुत मेहनत लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश में कुल 22 एनसीसी कैडेट्स का चयन हुआ था इस पर्वतारोहण अभियान के लिए। इसमें से मात्र 18 ही कैडेट ऊपर चढ़ पाए और जय जो है इस पूरे दल का नेतृत्व कर रहा था। प्रथम वह कैडेट था जो टीम रहती है, जो एक्सपर्ट टीम रहती है, उसके उपरांत बच्चों में, छात्रों में यह पहला बच्चा था जिसने उस ऊंचाई को छुआ है। इसके उपरांत ही, मतलब इसके बाद ही सारे बच्चे जो हैं इसके पीछे पीछे रस्सी के सहायता से उस चोटी पे चढ़े थे। सर महाविद्यालय से पूर्व में भी गए हैं तो बच्चे? नहीं, इतनी ऊंचाई तक तो कोई नहीं चढ़ा है। बहुत साल पहले एक कैडेट चढ़ा गया था, लेकिन वो सिर्फ बेसिक अटेम्प्ट किया था। इसने भी पिछले साल बेसिक कैंप अटेम्प्ट किया है, इसके बाद ही इसको एडवांस के लिए जाने का मौका। कितने दिनों में पूर्ण किया है? कुल अभियान तो इसका 3 महीने का था। दिल्ली में इसने DGNCC ऑफिस में इसने ट्रेनिंग ली है। उसके बाद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी जो है, वहाँ पे उसको फिज़िकल ट्रेनिंग दी गई और फिर वहाँ से हर्षिल, गंगोत्री और रक्तमन ग्लेशियर होते हुए ये माउंट सैफी में गए थे। इस मतलब उत्तरकाशी से लेके उस चोटी पे जाने के लिए उनको लगभग 6 से 7 दिन लगे थे। 6 से 7 दिन। सर जैसे आज कार्यक्रम को महाविद्यालय में किस तरह से माहौल है?
खुशी का माहौल है, क्योंकि उपलब्धि है, नगर की भी उपलब्धि है, महाविद्यालय की उपलब्धि तो है ही। और हमारे बैहर के पास मोहबट्टा कटंगी तिराहा में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक संतलाल गणवीर किशनटोला कटंगी का निवासी बताया गया है, जो मोहबट्टा से कटंगी की ओर जा रहा था, तभी एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। साइकिल सवार संतलाल की मौके पर ही मौत हो गई। लालबरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहगांव धपेरा में सरपंच पद के लिए हुए उपचुनाव में अरविंद मरसकोले ने जीत हासिल की है। उन्होंने 189 मतों से शानदार जीत हासिल की। यहां 3 अगस्त को मतदान हुआ था। तारीख डाल दीजिएगा। सामने देखिए। चलिए बधाई दो आपको। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे क्या लग रहा है आप जैसे आज जीत चुके हो आप चुनाव? अब क्या करूँगे, जनता की आपसे आस लगी हुई है। यह जो जीत है पार्टी की जीत है, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे प्रत्याशी की जीत है, आम जनता की जीत है और भी सच्चे विकास की जीत है। कितने वोटों से आप जीते आज? हम लोग 189 वोट से जीते। तो क्या जैसे आप जनता की आस लगी हुई आपकी पार्टी से, तो क्या करना चाहोगे? हमने इसके पूर्व में भी जो जनता चाह रही थी वैसे विकास के कार्य किए हैं, और भी हमारा सरपंच बन गया, और भी हम विकास को बढ़ावा देंगे और भी विकास अधिक से अधिक कराने का प्रयास करेंगे, और जनता की जितनी हो सके हमसे हम प्रार्थना करके सेवा करने का प्रयास करेंगे। सर कितने लोगों के बीच में वोटिंग चल रही थी? सर 4 लोगों की है, एक नोटा, जिसमें से अरविंद सिंह मसकोले को 1134 वोट मिले और मंगला फाबली तिवारी को 945 वोट मिले और मुकेश तिवारी को 766 वोट मिले, सीमा मस्केले को 173 वोट और इनमें से कोई नहीं 31 वोट मिले। जो सर कितने बजे से मतगणना चालू हो गई थी सर आज? ये 9 बजे चालू हुआ। तो सर यानी शांतिपूर्वक सब निपट चुका था? तो शांतिपूर्वक सब हो चुका था। लालबर्रा जनपद के सभा कक्ष में 7 अगस्त को पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद अध्यक्ष की उपस्थिति में हुई पहली जन सुनवाई में 10 आवेदकों द्वारा अपनी समस्याएं रखी गई। क्यों गौतम जी अपने यहाँ ये कौन देखता है राशन कार्ड? क्यों नहीं मिल रहा है? वहाँ से अप्रूवल होकर आती है अपने आप में जैसे आएगा तो मिल जाएगा। अभी बुक से आने बच्चे हैं ना, हमारे गाँव में हमारा साइकिल निकाल रहे हैं, नाम वाले तो कुछ शिकायत नहीं है। ऐसा मकान का इंदिरा आवास वाला है। मुख्यमंत्री वाला
आवास निधि हुआ है उसमें योजना में आपको लाभ। आज लालबर्रा जनपद पंचायत क्षेत्र से बहुत सी शिकायतें आई है। लगभग 10 के करीबन शिकायतें यहाँ जनपद पंचायत भवन में शिकायतें लेकर हितग्राही खुद स्वयं पहुँचे हैं। चूँकि आज पहला दिन था तो हमने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ में पहले दिन की शुरुआत भारत माता के तिलक लगाकर हमने आज की शुरुआत की, जिसमें जो हितग्राही पहुँचे वो घोटी से और रामपुरी से, ऐसे दूर दूर की पंचायतों से हितग्राही यहाँ जन सुनवाई में पहुँच रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जन सुनवाई के माध्यम से निश्चित ही ऐसे हितग्राही जो अपनी समस्याओं को लेके यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उस समस्या का निवारण प्रत्येक मंगलवार को लालबर्रा जनपद सभा हाल में निश्चित ही जन सुनवाई के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण किया जाए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद लांजी के अध्यक्ष बनी रहेंगी मीरा समरीते। भरी कुर्सी ने 526 मतों से हासिल की जीत। आम आदमी पार्टी और सीटों के बस ऑटो बंद का आह्वान पूरी तरह रहा बेअसर। सामान्य दिनों की तरह चलती रही बसें। जनपद कार्यालय के सामने जिला पंचायत सदस्य के पति और चांगो टोला सरपंच के पति में हुई हाथापाई। प्रधानमंत्री आवास की राशि को लेकर भिड़ गए 2 महिला जनप्रतिनिधि के पति। जिले में 740 किसानों को अब तक नहीं मिल पाई प्रोत्साहन राशि। जरा सी चूक से किसानों का पैसा गया दूसरों के खातों में। बैहर के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। और जन सुनवाई में सुनी गई जनता की समस्याएं। 124 आवेदनों पर हुई जन सुनवाई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।